नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो 2025 लगभग ख़त्म हो चुका है और 2 महीने इसके बचे हुए हैं। और जैसे साल के शुरुआत में हमें लगता है कि नहीं नहीं, इस साल हम कमबैक करेंगे और इस साल बहुत मेहनत करके अपना ड्रीम और अपनी फैमिली का ड्रीम सब कुछ अचीव करके इस साल सब कुछ ख़त्म कर देंगे। लेकिन साल के जाते जाते बस केवल रिग्रेट बचता है। तो 2026 में ऐसा नहीं होने देना है। 2026 की तैयारी नोटिफिकेशन या कैलेंडर के आने का वेट ना करते हुए हम अभी से तैयारी शुरू करें तो हम अपने टारगेट तक जरूर पहुंच पाएंगे। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्यों 99% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। किसी भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ले लो, चाहे वो सीजीएल हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंक का कोई एग्जाम हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। मेन जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और टाइम। जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तब तक आपका कभी ना तो कमबैक होगा और ना ही आपका जो हार्डवर्क आप करते हो। क्योंकि मेन चीज क्या है कि आप किसी समय सीमा में जो वर्क करते हो उसी का आपको आउटपुट मिलता है। लेकिन आपने गलत समय में गलत हार्डवर्क कर लिया, फिर उसका उतना आउटपुट मिलता नहीं है, फिर आपको अंत में रिग्रेट ही मिल जाता है। जैसे मान लो अगर सीजीएल का आज 4 महीने बाद होती तो आपके पास उतना समय बच नहीं पाता। आपको 4 महीने हो सकता बहुत ज्यादा समय लगे, लेकिन सीजीएल के अकॉर्डिंग 4 महीने का बहुत कम समय है। इवन 6 महीने भी बहुत कम समय है। सीजीएल का सिलेबस बहुत वास्ट है और जैसा आप सभी देख रहे हैं कि एसएससी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, इसके बावजूद हमें पढ़ना है। पैटर्न वगैरह लगातार चेंज होते रहते हैं, उसके बावजूद हमें पढ़ना है। और कंपटीशन कैसे लोगों से है वो आप देखो। आज इस वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि क्यों लोग फेल होते हैं और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और कैसे मैंने लगातार 4 प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन लिया, सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया, कैसे मैंने करा। ये सब चीज़ें मैं गाइडेंस देने वाला हूँ आज इस वीडियो में। और आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है। अगर आपने ये चीज़ अपने जीवन में उतार ली तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बचेगा। मैंने मेरे एसएससी अलग फील्ड हो गया, बैंकिंग अलग फील्ड हो गया, लेकिन दोनों फील्ड को मैंने निकाला और एक साथ तैयारी करते हुए निकाला है। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होती है, सब चीज़ों की अपन बात करेंगे एक एक करके, पॉइंट टू पॉइंट। हमारा जो टारगेट स्कोर होगा वो 160 प्लस होगा, क्योंकि आप देख रहे हो लगातार कट ऑफ बढ़ रही है। और इस साल का पेपर उन्होंने जिस हिसाब से दिया, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 130 140 के आसपास जाए, लेकिन कट ऑफ वही रहनी है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपन देखेंगे। ये 90% नहीं है, 99%। 90% नहीं होते भाई, 99% फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। एक्सपेक्टेड वैकेंसी क्या रह सकती है इस साल? तो एक्सपेक्टेड, हालांकि वैकेंसी इस पर नहीं जाना चाहिए कि कितनी आएगी कितनी आएगी, वो गवर्नमेंट के ऊपर है, एसएससी के ऊपर है। हम कितना भी प्रोटेस्ट कर ले, कुछ भी चले जाए, वैकेंसी देना उनके हाथ में है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा कहा जाए तो 15,000 के आसपास रहेगी। मतलब 10,000 प्लस तो रहेगी रहेगी। लेकिन जैसा जैसा सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तो 15,000 प्लस रहेगी। और सबसे अगर लिस्ट मान के चले तो 10,000 रहेगी। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, आपको बस खाली अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। कितनी वैकेंसी रहे आएगी, कब एग्जाम होगा, कब कैलेंडर रिलीज होगा, ये सब एसएससी की टेंशन है। हमारी टेंशन बस इतनी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें मॉक टेस्ट लगाना है, हमें स्कोर स्कोर करना है। क्योंकि जो चीज आपके साथ हो रही है वो चीज बाकी लोगों के साथ भी हो रही है। उनको भी इतना ही समय मिलेगा, आपको भी उतना ही समय मिल रहा है। उनके लिए भी दिन 24 घंटे का होता है, उनके लिए, आपके लिए भी 24 घंटे का है। अगर आपके लिए आज 5 नवंबर है तो उनके लिए भी 5 नवंबर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें अपन एसएससी सीजीएल में, तो एज लिमिट 18 से 32 साल होती है। उसके बाद फिर एज रिलैक्सेशन आप सभी को पता है कि एससी एसटी में 5 साल का मिलता है, ओबीसी में 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल का मिलता है। बाकी ये सब आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये सब कुछ नहीं होता, बस खाली ये मान के चलो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि सर क्या लास्ट ईयर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखो, उनका सीधा से होता है कि जब भी वो नोटिफिकेशन निकालते क्रूशियल डेट देते, जैसे मान के चलो वो 1 अगस्त का बोला कि 1 अगस्त से पहले आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर मान लो उन्होंने फॉर्म निकाले जून में उन्होंने फॉर्म निकाल दिए, ठीक है, और फॉर्म निकाल दिया और उन्होंने ये बोला है कि उस समय तक जून तक आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, और उन्होंने बोला कि आप फाइनल ईयर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो 1 अगस्त से पहले आ जाना चाहिए। अगर 1 अगस्त से पहले नहीं आया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो समझ गए, ग्रेजुएशन चाहिए। और अगर आपका लास्ट ईयर है तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट देंगे उससे पहले आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट आपके पास में आ जाना चाहिए। दूसरा है सैलरी। तो सैलरी मान के चलो आपकी 70 से 80 हजार के बीच रहती है।
जो ऑफिसर पोस्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, 70 से 80 हज़ार। ठीक है, बाकी लिखी हुई है लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 तक यहाँ तक जाती है, जो कि अपना लेवल 7 में डबल ए वाली पोस्ट आती है। ठीक है, बाकी ये जो है लेवल 6 वाली जॉब रहती है आपके पास में। हालांकि अभी सुनने में आया कि जनवरी 2026 में 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो यहाँ पर सैलरी का सारा सिनेरियो ही बदल जाएगा। मतलब आपकी सैलरी लगभग 2.5 गुना बढ़ जाएगी भाई। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी ने आजकल बहुत सिंपल कर दिया। टीयर 1 होगा, टीयर 2 और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टीयर 1 बस आपका क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग होगा इसका मतलब ये नहीं कि इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि टीयर 1 में कट ऑफ बनती है, और कट ऑफ बनने का मतलब क्या होता है, कट ऑफ बनने का मतलब ये होता है कि आपके पास में जैसे उन्होंने 10,000 वैकेंसी ली, तो लगभग 8 से 10 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करते हैं, तो उसमें आना बड़ी बात है। ठीक है, प्रीलिम से निकालना भी इसलिए एसएससी का मुश्किल है, क्योंकि उसकी कट ऑफ बनती है। क्वालिफाइंग ऐसा होता है कि हमने बोल दिया 40% लाना है तो 40% लेके आ जाओ, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसका फाइनल मेरिट में आपका नंबर नहीं जुड़ेगा। उसके बाद आता है टीयर 2। टीयर 2 से ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। चाहे आपने टीयर 1 में 200 में 200 लेके आ गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीयर 2 ही मेन आपकी जंग होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। इसमें क्या होता है कि मैथ्स आता है 25 नंबर का, 50 नंबर का, 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। रीजनिंग आती है आपकी 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस आती है 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के। जनरल अवेयरनेस में आपका सब कुछ आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, स्ट्रेटेजी के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की इसमें बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें 0.50 मार्क्स होती है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करा तो आपके 0.5 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं, और अगर आपने गलत करा तो आपको 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये टीयर 2 का है। टीयर 2 आपका 3 सेक्शन में होता है। 3 सेक्शन में होता है। 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन 1 में आपके 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मॉड्यूल 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। इसके आपको 30 क्वेश्चन देते हैं मैथ्स के, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसलिए 90 नंबर का हो गया। रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन कितना हो गया, 90 नंबर। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश के आपके 45 क्वेश्चन आते हैं 135 नंबर के। उसके बाद जीएस के आपके आते हैं 25 क्वेश्चन 75 नंबर के। ठीक है, अब जो मेरिट बनती है फाइनल, वो इन्हीं चारों सेक्शन से बनती है। इन्हीं चारों सेक्शन से आपकी मेरिट बनती है, ये वाला, इन्हीं चारों सेक्शन से आपकी मेरिट बनती है। उसके बाद जो सेक्शन 3 होता है, उसमें आपसे पूछते हैं कंप्यूटर और डाटा एंट्री। हालांकि आपको जो सेक्शन 3 है वो इन्हीं के साथ खुल जाता है, ये वाला, ये मैं आपको दिखा देता हूं। आप खाली इतना समझो, ऐसा भूल जाओ सेक्शन वेक्शन मॉड्यूल वॉड्यूल। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके साथ में क्या होगा, पहले खुलेगा एक सेक्शन 1, उसमें क्या होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल रीजनिंग आपको मिलेगी, जिसमें उनके 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 30-30 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके लिए दिया जाएगा आपको 1 घंटे का समय। ठीक है, तो पहले 1 घंटे में क्या ओपन होगा, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन। फिर 1 घंटा क्लोज हो गया, अगला 1 घंटा खुलेगा, उसमें क्या होगा, इंग्लिश और जीएस ओपन होगा। इस 1 घंटे में इंग्लिश और जीएस ओपन होगा। इंग्लिश के आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जीएस को आपके देखने मिलेंगे 25 क्वेश्चन। इसके लिए 1 घंटा मिल गया। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको खुलेगा कंप्यूटर वाला सेक्शन, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के 15 मिनट में। ठीक है, अब सब कुछ ऑफ हो जाएगा, आपको आधे घंटे 1 घंटे का यहाँ पर रेस्ट दिया जाएगा, और उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग और कंप्यूटर मेंस में क्वालिफाइंग होते हैं। जो मेरिट बनती है वो इन्हीं नंबर के ऊपर बनती है। ये 360 नंबर के, सॉरी 390 नंबर के ऊपर आपकी मेरिट बनती है। जो सबसे ज्यादा आपको वेटेज दिख रहा होगा वो इंग्लिश का दिख रहा है। किसका दिख रहा है, इंग्लिश का। और सबसे कम जो वेटेज दिख रहा है आपको 25 क्वेश्चन जीएस में दिख रहा है। लेकिन फिर भी लोग इसी के पीछे पागल है। क्यों पागल है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, और हमें कैसे मैनेज करना है जीएस को वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश सबसे ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, सबसे ज्यादा कितना टाइम किसको दे, किस सब्जेक्ट को दे। जीएस में इतना सारी चीजें हैं, सब मिक्सअप हो जाता है, कैसे याद रखें, बहुत सारे आपके डाउट है। अपन सारी चीजें एक एक करके बात करेंगे। चलिए, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स की बात करें तो अभी तक तो कुछ क्लियर एसएससी ने नहीं करा है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा मान के चलो कि जून
जून 2026 में इसका प्रीलिम्स वो ले सकता है, इसी के आसपास, जून से अगस्त के बीच में वो ले लेगा, जून से अगस्त के बीच, मतलब कि आपके पास लगभग 7 से 8 महीने हैं। कितने हैं? 7 से 8 महीने। और अगर प्रीलिम्स इस बीच में हुआ तो मान के चलो मोटा मोटा कि नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका मेंस हो जाएगा। और वही अपनी सबसे मेन चीज क्या है? मेंस ही है। और मेंस अगर नवंबर दिसंबर में होगा तो मतलब कि आपके पास में लगभग 11 से 12 महीने इसी के लिए, जो कि पर्याप्त समय है। प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई करनी है, मेंस के लिए हमें जी जान लगा देनी है, सारी चीजें हमें मेंस के लिए करनी है। हालांकि मेंस भी तभी निकलेगा जब आपका प्रीलिम्स निकलेगा, और प्रीलिम्स में भी वही सारे सब्जेक्ट है जो आप मेंस में पढ़ोगे। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम तो केवल मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स ठीक है देख लेंगे आएगा हम तो ऐसे निकाल देंगे, ऐसा नहीं करना है। अपने को सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं अपन एक एक करके चीजों पे बात करेंगे। सही, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए? तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 160 प्लस या फिर 80 प्लस क्वेश्चन हमें करके आने हैं। ठीक है, 80 प्लस क्वेश्चन करके आने हैं। किस सब्जेक्ट के कितने टारगेट करने हैं वो भी अभी बताऊंगा। वाई 99% एस्पिरेंट्स फेल? सबसे बड़ा है, क्यों हो जाते हैं फेल? देखो एक कैटेगरी समझो, दो कैटेगरीज में स्टूडेंट बटे होते हैं। एक तो वो जो बिगनर है, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, और दूसरे वो जो रिपीटर है। ठीक है, अब बिगनर में भी दो कैटेगरी आ जाती है। कौन सी की दो कैटेगरी? जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, और जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल मतलब ऐसा है कि वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आए हैं और कॉलेज में उन्होंने बहुत लो कैटेगरी से करा हुआ है, और बीए वगैरह बीएससी जैसी चीजें करी हुई है जिसमें रट के वो पास होके आए हैं। और उनको अब मेन बेचारे यही है, इनका भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोप अप कर लेते हैं। अब रिपीटर्स में देखो, रिपीटर्स में कैटेगरी सुन के, पहली कैटेगरी तो वो है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन उनको पोस्ट कोई और चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेकिन उनको रैंक चाहिए। तीसरा वो लोग जो 1 से 2 नंबर मेंस में रह गए, वो लोग जिनके मेंस में बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन कंप्यूटर या फिर टाइपिंग में फेल हो गए। ठीक है, वो लोग जो डीवी में बाहर हो गए, वो लोग जो प्री में 1 से लेके 10 नंबर से बाहर हो गए थे। जो सबसे तगड़ा कंपटीशन आपका है वह इन लोगों से। अब देख लो कितने प्रो लेवल के। अब 10,000 वैकेंसी अगर आ रही है, 10,000 वैकेंसी आ रही है तो 50% तो इन्हीं के नाम है, 50% इन्हीं के नाम रिजर्व है। क्योंकि इनसे कौन कॉम्पीट करेगा? इनको तो ये भी पता है कि एसएससी में किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आने को है। एसएससी क्या पूछेगी? एसएससी के रग रग से वाकिफ है, 4-4 5-5 6-6 साल दिए एसएससी को। क्या ही कर लोगे? कुछ टीचर्स भी होते हैं भाई जिनकी ईगो पे लगी होती है कि नहीं हमें निकालना है, रैंक लेके आनी है, बात खत्म। और इधर कुछ इंजीनियर्स आ जाते हैं, कुछ लो वाले आ जाते हैं, हमें भी करनी है एसएससी, और फिर ये फंस जाते हैं। तो मेन सबसे ज्यादा दुख क्या है? इन्हीं का है, मेन दुख इन्हीं का है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे, मेन इनका है। क्योंकि ऐसे जो एग्जाम है एसएससी वगैरह, हालांकि आप सभी को पता है कि एसएससी मिनी आईएएस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? उसका एक कारण ये है कि लगभग 10 से 15 साल के बाद आप प्रमोशन के बाद ऐसी पोस्ट पे जाते हैं जहां पर डायरेक्ट यूपीएससी से सेलेक्ट होकर बंदे जाते हैं। जैसे यूपीएससी में एक पोस्ट होती है आईआरएस, और जब आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन के जाते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो यहाँ पर 15 साल के प्रमोशन के बाद आप डायरेक्ट आईआरएस बन जाते हो। क्या बन जाते हो? आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, तो अब कैसे कंपीट करना है वो सारी चीजें देखेंगे। वाई 99% एस्पिरेंट्स फेल, उसका कारण क्या है? एक तो कारण ये हो गया, दूसरा कारण ये है कि वो श्योर नहीं है। क्या नहीं है? श्योर नहीं है। क्या श्योर नहीं है? क्या पढ़े?
किससे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े इन द सेंस भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं जीएस रैंक बूस्टर है, जीएस रैंक बूस्टर है। अब जीएस को नहीं पढ़ोगे तो आप तो उनका आधा दिन इसी में खत्म हो जाता है कि नहीं हमें जीएस पढ़ना है, जीएस तो रैंक बूस्टर है। तो इसकी वजह से वो इंग्लिश पे ध्यान खत्म कर देते, रीजनिंग पे ध्यान खत्म कर देते हैं। तो जहां उनको 100% 95% स्कोर करना था, वो वहां पर केवल 70-80% ही स्कोर कर पाते हैं। और जीएस में भी क्या, सभी के बराबर जीएस में भी क्या कर पाते हैं, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन जीएस के आ रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने कर पाओगे, 17 या 18। ये सबसे हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, 17-18 क्वेश्चन सबसे हाईएस्ट, अगर आपने जीएस को प्रो लेवल पे पढ़ के रखा हुआ है। ये 17-18 सबसे हाईएस्ट, सबसे गुड नंबर है जीएस में, सोच लो अब आप। ठीक है, अब यहाँ पे 17-18, लेकिन वहीं अगर आपने इंग्लिश या जीएस को अच्छे से पढ़ा होता तो यहाँ आपके कम से कम 24 से 25 सवाल करेक्ट होते। दोनों के मिला के अगर मैं बात करूं तो 48 से 50 नंबर, 48 से 50 क्वेश्चन, मतलब सीधे सीधे कितने ज्यादा, 7 क्वेश्चन ज्यादा हो रहे, 7 क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। और जीएस को आपने कितना रगड़ा, बहुत। और यहाँ पर ऐसा हो जाता है कि अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश और जीएस में बहुत अच्छे से तैयारी कर ली और अगर आपके गुड नंबर आने लग गए, बहुत अच्छे नंबर आने लग गए, तो आपके पास जीएस के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाता। और आपने जीएस को समय दे दे के इन दोनों सब्जेक्ट को भी खराब कर लिया। मैथ्स तो खराब था ही, इन दोनों को भी खराब कर लिया। रीजनिंग और इंग्लिश ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिनमें आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, ज्यादा कम समय लेके कर सकते हो। इंग्लिश और मैथ्स उतने ही वास्ट है, लेकिन मैथ्स की एक खासियत है कि आप जो पढ़ोगे वो एग्जाम में आना है, लेकिन जीएस में आप श्योर नहीं हो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो भी चीजें उपलब्ध हैं वो सब कुछ जीएस का सिलेबस है। समझ रहे हो? ठीक है, तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़े। दूसरी चीज, किससे पढ़े। एक टीचर के ऊपर टिकता ही नहीं है। परसेंटेज उससे पढ़ लिया, ज्योमेट्री उससे पढ़ लिया, अलजेब्रा उससे पढ़ लिया, इससे मान लो, चलो ठीक है, ये भी मान लेता हूं कि एक टॉपिक उससे पढ़ लिया, एक टॉपिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम टॉपिक 4 आदमियों से मत पढ़ो। परसेंटेज उससे भी पढ़ा, उससे पढ़ा, उससे पढ़ा, उससे पढ़ा। हर व्यक्ति को समझाने का या फिर क्वेश्चन करवाने का तरीका अलग होता है। आप किसी भी गली मोहल्ले के अपने किसी कोचिंग मास्टर से पढ़ लो मैथ्स एक बार, सभी टीचर बेस्ट है, सभी। बस आपको जहां समझ में आ रहा है वहां से करो। मैथ्स का ऐसा ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं इसी मास्टर से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, यही क्वेश्चन करने। वो तो तुम्हारे ऊपर है यार, कितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। एग्जाम में ऐसा थोड़ी होता कि आपको 10 मेथड बताए, 10 की 10 याद आ रही है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप वहां पर डिजिटल सम जो आप सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वो भी लगाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत आसान है ना डिजिटल सम, तो क्या है, नो का मल्टीपल चेक करना है, लेकिन नहीं लगा सकते बच्चे, टाइम ही नहीं रहता। वो अपनी एक्स वाली मेथड से करके सोल्व आते हैं। आप पूछ लेना टॉपर्स से भी, टॉपर्स के इंटरव्यू देख लेना, 25 में से 10 सवाल ऐसे होंगे जिनमें वो बेस्ट मेथड लगा के आए। बेस्ट मेथड मतलब जिसमें लॉन्ग मेथड नहीं थी। 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें वो क्या करके आए होंगे, लॉन्ग मेथड लगा के आए होंगे। एक गारंटीड है, चाहे उन्होंने किससे पढ़ा हो। और एक्सेप्शन तो सभी में रहते ही हैं, कुछ होते हैं लगा के आ जाता है। वो तो एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत नीचे लेवल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि डिसाइड कर लो कि किससे पढ़ना है। ठीक है, अगर ऐसा हो कि मुझे अरिथमेटिक उनसे पढ़ना है, एडवांस उनसे पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप बस खाली एक व्यक्ति को डिसाइड करो, लेकिन जिससे भी आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है, कितना पढ़े। तो ये तो कोई लिमिट नहीं है। आपको 2018 से लेके अब तक के PYQ तो चाट जाने। चाट जाने का मतलब क्या है, एक सवाल, एक कंसेप्ट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो आपको नहीं याद है। एक सिंगल टॉपिक नहीं बचना चाहिए। जैसे मैथ्स में बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, हाइट एंड डिस्टेंस को, इन सब टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, सिंप्लीफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, नंबर सिस्टम वाला कुछ पार्ट इग्नोर कर देते हैं, वहां पर केवल नंबर ऑफ जीरोस, रिमाइंडर थ्योरम, इस चीजों पे ध्यान। हमें एक एक चीज, एक एक टॉपिक पर ध्यान देना है। चलिए अब अपन टॉपिक वाइज शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। तो SSC CGL फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का रामबाण क्या है, अब मैं वो रिवील करने जा रहा हूँ। देखो, 5 स्टेप में मैंने पूरी स्ट्रेटेजी को बांटा है। कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पांचों के पांचों पॉइंट चारों सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। सबसे पहले जो आपको करना है वो सिलेबस को कंप्लीट करना है, और इसी के साथ में आपको नोट्स को प्रिपेयर करना है। ठीक है, ऐसा मत कर लेना सिलेबस कंप्लीट करा फिर नोट्स बनाने जा रहा है। दूसरे पॉइंट का मतलब ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। और प्रैक्टिस, फिर मॉक टेस्ट, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाता है, सिलेक्शन आ जाता है।
इतने पॉइंट्स से, इतने स्टेप्स से होके आप सिलेक्शन पे पहुंचते हैं। एक बात याद रखना, मॉक टेस्ट डे 1 से शुरू मत करना। जब आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अब मैथ्स की स्ट्रेटेजी समझते हैं। तो मैथ्स को मैं जनरली 3 पार्ट में बांटता हूं। कौन से 3 पार्ट? एक अपना कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, एक अरिथमेटिक वाला, और एक एडवांस वाला। सबसे पहले इसको खत्म करो। जैसे कुछ ट्रिक्स हो गए अपनी, 11 का मल्टीपल, 5 का डिवाइड कैसे करना है, 5 का भाग कैसे देना है, सब चीजें। ये वाली वीडियो 1 घंटे की है, आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, आप वहां से खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो कैलकुलेशन की कुछ बेसिक समझ, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो इन सब की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे सीआई में हो गया, अपना अलजेब्रा में हो गया, पूरे अरिथमेटिक में कैलकुलेशन वाली चीज तो आपको दिखेगी दिखेगी, उधर एडवांस में भी दिखेगी, मेंसुरेशन 3D में भी दिखेगी, अलजेब्रा में दिखेगी। सबसे पहले कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म करो, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब, क्यूब रूट, ये सब चीजें आपको खत्म करनी है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं कि 23 × 23, ये वाला एटीट्यूड डूब मरोगे। अगर आपको जेन्युइनली सिलेक्शन चाहिए तो मैं जो कह रहा हूँ वो बात मान लो। अगर नहीं माननी है तो ये वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओवर स्मार्ट मत बनो, क्योंकि आपके पास में प्रैक्टिकल करने के लिए ये समय नहीं है। अगर आपके पास समय है कोई दिक्कत नहीं, समय है, पैसा है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों को देख के, बहुत सारे लोगों को मेरे आसपास है उनको। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे मित्र थे जिनको मैंने गाइड करा है और उनका सिलेक्शन हुआ। और एक आध 2 बार मतलब मैं सोच भी रहा हूँ कि उनका पॉडकास्ट वगैरह करूँ और डाल देंगे अपन चैनल पे, कोई दिक्कत नहीं उनका भी। ठीक है, दूसरा क्या हो गया अपना अरिथमेटिक। तो अरिथमेटिक को पढ़ने का पता है तरीका क्या है? पहले टॉपिक्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं ना उनको पढ़ो, टॉपिक्स को कनेक्ट करके। अब सर टॉपिक्स को कनेक्ट कैसे करें? अरिथमेटिक बहुत छोटा सेक्शन, जैसे परसेंटेज पे बेस्ड जो टॉपिक है पहले उनको निपटाओ। परसेंटेज पे बेस्ड कौन कौन से टॉपिक हो गए? एक तो खुद परसेंटेज हो गया, दूसरा एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और डिस्काउंट हो गया। ये प्योर परसेंटेज पे बेस्ड है। जो आप परसेंटेज में अंडरस्टैंडिंग पढ़ोगे वही सब इनमें पढ़ोगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेन वैल्यू होती है वो यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाती, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हो जाती, और यहाँ पर मार्क प्राइस हो जाती। ठीक है, उसके बाद जो रेशियो की समझ पर है, रेशियो के अंडरस्टैंडिंग पर है, उन टॉपिक्स को खत्म करो। जैसे रेशियो हो गया, एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन हो गया, और एवरेज भी इसी में कर लो। ठीक है, और फिर अंत में जो अपने टॉपिक बचे हुए हैं जैसे टाइम एंड वर्क, और इसी में पाइप एंड सिस्टम, उसके बाद टीएसडी हो गया अपना, रेसेस हो गया, उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ये सब टॉपिक आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना है। अब देखो आपको अरिथमेटिक बस खाली 4 पार्ट में अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इनको खत्म करा, इनकी प्रैक्टिस करी। कैसे पढ़ना है? जैसे मान के चलो आपने परसेंटेज पढ़ना शुरू करा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन, आपने क्लास 1 देखी परसेंटेज, परसेंटेज में आपके टीचर ने जो भी सिखाया आपने पढ़ लिया। अब जब दूसरे दिन पे आएंगे तो आपको क्लास 1 का रिवीजन करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही क्लास देखनी है मैथ्स की, 2 क्लास देखनी है, 3 क्लास देखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ कि मुझे मैथ्स को 5 से 6 महीने में खत्म करना है। तो एक पेज पे लिखो कि मैथ्स अर्थमेटिक का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है। तो पहले पार्ट 1 के लिए टाइम टेबल बनाओ कि पार्ट 1 मुझे 1 महीने में खत्म करना है, फॉर एग्जांपल 1 महीने में खत्म करना है। तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर देख लो कि वहां पर लेक्चर कितना है। लाइव बैच मत लेना, अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी के लिए लाइव बैच इग्नोर करो, रिकॉर्डेड बैच ले लो अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो। और ऑफलाइन जा रहे हो तो वहां पर देख लो कि अरिथमेटिक एडवांस के लेक्चर्स अलग अलग लग रहे कि नहीं लग रहे, वरना इतना समय नहीं, टीचर आपके 8 से 9 महीने ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा लाइव बैचेस में। और फिर कब प्रैक्टिस करोगे, कब सिलेबस खत्म करोगे? हमें जल्दी सिलेबस खत्म करना है, इतनी जल्दी मैं क्यों मैं चाह रहा हूँ, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया, लास्ट में समय नहीं बचता भाई।
वो जो बच्चे मैंने बताया ना रिपीटर्स वाली कैटेगरी, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। समझ रहे हो बात को? अभी इग्नोर करना, लाइव बेचेस किसी के नहीं लेने हैं, हमें करना है क्या, रिकॉर्डेड से तैयारी। किसी के भी रिकॉर्डेड बेचेस ले लो, सबके अवेलेबल होते हैं। तो परसेंटेज पढ़ लिया, मान लो 2 क्लास 3 क्लास जो भी देखी आपने, और यहाँ से आपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे पूरा का पूरा जो अरिथमेटिक है मान लो 2.5 महीने में खत्म करना है, एडवांस मुझे 3.5 महीने में खत्म करना है। तो 2.5 महीने के लिए के हिसाब से पर टॉपिक आप बना लो कि मुझे इतने लेक्चर्स देख ले, मान लो 12 लेक्चर परसेंटेज के, टोटल लेक्चर जोड़ लो पहले कि टोटल लेक्चर्स इतने हो रहे हैं, मुझे इनको 25 दिन में खत्म करना है, तो एक लेक्चर कितने लेक्चर एक दिन में देखो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक 3 लेक्चर 2 लेक्चर 4 लेक्चर देखोगे समझ में नहीं आएगा। एक लेक्चर में इतना थोड़ी होता है, मान लो कोई टीचर ज्यादा से ज्यादा करवा रहा है, 12 से 15 सवाल करवाएगा, तो अगर आप एक दिन में 30 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो मैं तो फिर क्या ही की तैयारी है। आपको कम से कम 12 से 13 घंटे तो डेली पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आप बिगनर्स वाले फेज में हो। और अभी इसी साल आपको एसएससी निकालनी है, क्योंकि कंपटीशन किन से है। मैं आपको सिंपैथी वगैरह देने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपैथी देने से क्या होगा, अंत में सिलेक्शन थोड़ी होना है। ठीक है, सिंपैथी उनको देना होगा जो कोर्स वगैरह बेच रहे हैं, ले लो कोई दिक्कत नहीं, इसी साल सिलेक्शन लेंगे। अपन ना तो कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेचेंगे तो भी मैं सब चीजें नहीं कहूंगा कि नहीं लाइव बेच लो, नहीं होगा ना, क्योंकि यार इस साल नहीं हो पाएगा अगर आप लाइव बेचेस वगैरह में पढ़ोगे तो। कब कब होगा सिलेबस खत्म, मान के चलो मई में खत्म होगा, एक महीने में क्या मॉक टेस्ट लगा लोगे, क्या प्रैक्टिस कर लोगे, कैसे सिलेबस को कंपाइल करोगे। मुझे 4 से 5 महीने में सिलेबस खत्म करवा के कंपाइल भी करवाना है, कैसे करोगे, नहीं हो पाएगा ना। कैसे हो पाएगा बताओ। एक चीज हो गई अपनी, ठीक है, पहले टारगेट बना लो, मेन चीज वही है, टारगेट खत्म करना है। ऐसे अगर गधों की तरह पढ़ते रहोगे, घास काटना है कितना है पता ही नहीं है, तो कैसे चलेगा। एक टारगेट बनाओ ना प्रॉपर, पता चलेगा, हर दिन की रिपोर्ट लिखो कि मैंने इतना टारगेट बनाया था ना, नहीं हो पाया, इतना मेरे पास में बर्डन हो गया है, मुझे इतना कवर करना है। बीमार हो गए तो उसका भी बैकअप लेके चलना पड़ेगा ना। कुछ समस्या आ गई उसका भी बैकअप लेके चलना पड़ेगा, त्योहार आएंगे उसका भी बैकअप लेके चलना पड़ेगा। अगर बीच में वो मिल गई तो उनको टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो अभी नहीं होगी मुझे पता है, लेकिन हो सकता है। तो मान लो परसेंटेज की आपने क्लास देखी, क्लास 1 देखी, तो यहाँ पर क्या करोगे, रिवाइज करोगे क्लास 1 को प्लस क्लास 2 देखनी है। फिर यहाँ पर क्या करोगे, क्लास 1 प्लस क्लास 2 को रिवाइज करना है, और क्लास 3 देखनी है। यहाँ पर क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 को रिवाइज करना है, प्लस क्लास 4 देखनी है। ये वाला रखना है। अगर आपको मैथ्स को मास्टर करना है तो यही एक मात्र तरीका है कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा सारा का सारा एक साथ, और जब लास्ट डे आएगा ना परसेंटेज का, लास्ट डे, मान लो लास्ट डे परसेंटेज आपका खत्म हो गया, ठीक है, अब क्या करेंगे, पार्टी। अब क्या करेंगे, मान लो परसेंटेज का लास्ट डे खत्म हो गया, क्या करेंगे बताओ। ये लिखा हुआ आएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको ना। पूरा समझा रहा हूँ एक एक करके, टेंशन मत। आपने परसेंटेज यहां पर खत्म कर लिया, परसेंटेज का क्या हो गया, दी एंड हो गया। अब यहीं से आपको टॉपिक शुरू नहीं कर देना है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डे 1 परसेंटेज खत्म होने के बाद, ठीक है, डे 2, डे 1 में चाहे अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स को रोकना पड़े, रीजनिंग को छोड़ के, तो करो। डे 1 में आपको जितने भी आपके टीचर ने आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनके नोट्स बनाने हैं। जैसे मान लो आपको सक्सेसिव परसेंटेज का कंसेप्ट बताया होगा, तो इसके 2-4 तरीके बताए, मान लो रेशो वाला बताया तो रेशो का एग्जांपल लिख लिया, फॉर्मूला बताया तो फॉर्मूला का एग्जांपल लिख लिया। यहाँ पर क्वेश्चन नोट नहीं करने, बस केवल कंसेप्ट लिखना है, कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं। प्लस जितने भी क्वेश्चन आपको शिफ्ट में मिले हैं उनको करना शुरू कर दो। यहाँ पर करें कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करने हैं, तो पूरा का पूरा आपका नोट्स रिवाइज हो गया और उसके क्वेश्चन भी लग गए। ठीक है, अब 2 दिन बाद मतलब कि यहाँ से आपका पूरा परसेंटेज खत्म हो गया। अब आपने अगला टॉपिक शुरू कर दिया, नेक्स्ट टॉपिक आपने शुरू कर दिया, और नेक्स्ट टॉपिक शुरू करा तो यहाँ पर क्या करना है, अब आपको बुक लेनी, कोई भी बुक, कोई भी पीवाईक्यू की, ठीक है, पीवाईक्यू की बुक ले लो। अब यहाँ से फिर से शुरू हुआ डे 1,
डे 2, डे 3 और डे 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डेली क्या करना है, उस बुक के 20 क्वेश्चन परसेंटेज के लगाने हैं, प्लस जो न्यू टॉपिक चल रहा है आपको, मान लो एसआई आपने शुरू करा और एसआई का लेक्चर 1 शुरू देख लिया, फिर 20 क्वेश्चन परसेंटेज के प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, प्लस एसआई का लेक्चर 1 रिवाइज करा और एसआई का दूसरा लेक्चर देख लिया। ऐसे करते करते जाना है। ठीक है, चलो अब सर इन सब में कितना समय लगेगा, हमें तो मतलब बहुत समय लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मैथ्स को डेली 3 से 4 घंटे देना है, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे। कितने में से? 12 घंटे में से। सर फिर बाकी सब्जेक्ट कैसे देंगे? अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ, आपका मैथ्स भी उनकी बात कर रहा हूँ ना, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और जीएस हो गया। जीएस का केवल अभी एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। मैथ्स के मान लो आपने 4 घंटे दे दिए, रीजनिंग में केवल 1 घंटा ही देना है, इंग्लिश में आप 2 घंटा दो, कितना हो गया? 4 1 5 2 7, फिर भी आपको 12 घंटे में से यहाँ पर 2 घंटा दे दिया। अब जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है, मान लो आपकी रीजनिंग आपको जल्दी खत्म करनी, तो 1 घंटा और इसमें जोड़ दो, आधा घंटा इसमें जोड़ दो, प्लस 1 घंटा इसमें जोड़ दो। अब कितना हो गया? 5 2 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11.5 घंटा। मैथ्स को 5 घंटे मिल गए, रीजनिंग को 2 घंटे मिल गए, इंग्लिश को 2.5 घंटे, जीएस को 2 घंटे। ठीक है, चलो मैथ्स की बात हो गई, अरिथमेटिक की। अब एडवांस की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात कर लेते हैं? एडवांस मैथ्स की, जो कि सरदर्द बना हुआ है आपका। एडवांस, एडवांस में क्या करें सर? देखो, ये सबसे आसान तरीका बताया है याद रखने का, और हो सकता है सबसे डिफिकल्ट भी हो, आपको लगे शुरुआत में, लेकिन जब इसके आप आदी हो जाएंगे तब आपको मजा आने लगेगा। मतलब इन द सेंस मैं कहूँ कि अगर आपने ये सब चीज़ें मैनेज कर ली और करने लग गए, 1 हफ्ते के बाद आप खुद रिजल्ट देखोगे कि आपके टॉपिक्स जो आप भूलते थे कि नहीं सर हमने तो परसेंटेज पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन पता है, पता ही नहीं चलता हमें कि हमें क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। कोई नया क्वेश्चन अगर मुझे दे दिया, फेंक कर मार दिया, मुझे पता ही नहीं चलता कि सब मुझे करना चाहिए, करना चाहिए, मतलब मुझे कंसेप्ट तक याद नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उसका कारण यही है कि आप गलत मेथड से पढ़ते हो। पढ़ने की भी मेथड होती है। अब क्या हो गया अपना एडवांस मैथ्स। एडवांस मैथ्स के टॉपिक कौन है? ज्योमेट्री हो गया आपका, मेंसुरेशन, 2D 3D, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, और क्या हो गया? कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सब अपने हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो सब टॉपिक्स है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये टॉपिक हो गए। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, ये हमें मेंस के समय पढ़ाने हैं, अभी शुरुआत में इनको मत पढ़ना। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज चलेगी। सबसे पहले ज्योमेट्री मत उठाना, यहाँ उठाना एलजेब्रा, आसान टॉपिक है और आपसे जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, जब लास्ट डे इसका आएगा, लास्ट डे, तो इसके भी आपको सारे फॉर्मूले लिखने हैं, सारे फॉर्मूले लिखने, और वही काम करना है जो मैंने अरिथमेटिक में बताया। एडवांस मैथ्स को भी डील करने का सेम तरीका है। ठीक है, बस खाली इसमें एक काम और बढ़ा देना, एक काम और बढ़ा देना कि इसके जो कंसेप्ट नोट्स आप बनाओगे, कंसेप्ट नोट्स आप बनाओगे, तो इसके कंसेप्ट नोट्स आपको डेली रिवाइज करना है। मात्र 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जैसे आपकी चाय पीने की आदत है, वैसे ही इसके एडवांस मैथ्स के कंसेप्ट नोट्स रिवाइज करने की आदत डाल लेना डे 1 से। अगर आपने ये आदत डाल ली तो आपको एडवांस मैथ्स में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा, गारंटीड। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आ गया रीजनिंग, मोस्ट स्कोरिंग और मोस्ट सबसे इजी अगर कोई टॉपिक है तो वो है रीजनिंग। आपको फ्री के नंबर देख के जाता है, कुछ नहीं करना है, बस सिलेबस खत्म करो, सिलेबस खत्म करो, नोट्स रिवाइज करो किसी भी टीचर से। मैं जनरली रीजनिंग के लिए पीयूष वार्ष्णेय सर को रिकमेंड करता हूँ। पीयूष वार्ष्णेय सर से आप रीजनिंग पढ़ो, शानदार टीचर है, और एक बार उनसे पढ़ लिया, उनके नोट्स पढ़ लो, नोट्स रिवाइज कर लो, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आ जाओ मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट PYQ वाले, बस
रीजनिंग में आपके 48 प्लस नंबर गारंटीड, बस इतना कर लो। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक बार सर्च करना यूट्यूब पे, पीयूष वार्ष्णेय सर करियर पे पढ़ाते हैं, बहुत शानदार टीचर है रीजनिंग के। उनके अलावा उनसे अगर पढ़ लिया तो फिर उसके बाद कुछ पढ़ना ही नहीं है, खत्म। फिर ना कोई बुक लेनी है ना कोई बात, बस खाली उनसे पढ़ो, नोट्स रिवाइज करो और पीवाईक्यू वाले मोक दो बस। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, इंग्लिश भी बहुत दुख देती है, तो इंग्लिश भी मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। एक अपना ग्रामर वाला पार्ट हो गया भाई, दूसरा आपका वोकैब वाला पार्ट हो गया, और तीसरा आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया। तो ग्रामर के लिए क्या करना है, ग्रामर के लिए या तो आप किसी टीचर का कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स लेके उनसे पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाकर उसका रिवीजन करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से, कोई भी बुक ले लो पीवाईक्यू वाली, बस इतना करना है। अगर कोर्स नहीं लेना है तो नीतू मैडम की एक वॉल्यूम 1 बुक आती है, वहां से करो और उसी में क्वेश्चन देके रखे हैं, उसे प्रैक्टिस कर लो, बहुत आसान बुक है। ग्रामर के लिए इतना करना है। वोकेब के लिए क्या कर सकते, वोकेब के लिए क्या पीवाईक्यू शुरू कर दे, नहीं, वोकेब के लिए डायरेक्ट पीवाईक्यू शुरू नहीं करने हैं। एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, इस वाली बुक को पढ़ो। इसमें टोटल 50 शायद 60 सेशन है ना, 50 से 55 या 60 सेशन है, इसको कंप्लीट करने हैं। डेली एक सेशन निपटाओ। इसमें क्या है, रूट वर्ड्स के माध्यम से आपको वोकैब सिखाई गई है और उन रूट वर्ड्स का नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बना लो और उनको डेली रिवाइज करो। और उसके बाद जाओ फिर पीवाईक्यू वाली बुक ले लो या फिर ब्लैक बुक ले लो, ये भी पीवाईक्यू पे ब्लैक बुक, और यहाँ से आपको डेली वोकैब पढ़नी है। जो रूट वर्ड्स आपने पढ़े हैं उन्हीं से कनेक्ट करके इस बुक को पढ़ो, बस वोकैब के लिए और कुछ नहीं करना है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन के लिए फिलहाल ऐसा करो, जब तक ये चल रहा है आपको 15 मिनट देने हैं, 15 से 20 मिनट, और एक न्यूज़पेपर पढ़ो बस। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मान लो आपको कुछ पैसेज देके रखा है, ये वाला, ठीक है। अब यहां से पैसेज आपने पढ़ना शुरू करा और यहां तक चले गए, बस पैसेज पढ़ा, कंप्लीट कर दिया। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको एक भी शब्द के मीनिंग नहीं पता, लगभग 85%, 80 to 85% शब्द आपको पहले से ही पता होंगे। 15% जो शब्द हैं उनको क्या करना, कॉपी में नोट करना, नोट करें, डिक्शनरी में से उनका मीनिंग निकाला, मीनिंग लिखा, और फिर से पैसेज पे गए और फिर पढ़ना शुरू करा, और उन शब्दों के मीनिंग देख के अपनी लैंग्वेज में, अपने दिमाग में इस पैसेज का सार या फिर वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है ये सब निकालना है। ना तो किसी को बताना, नहीं लिखना है, ना ही ये मीनिंग अगले दिन भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस खाली यहाँ से अपन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। इससे आपको यहाँ भी फायदा होगा, वोकैब में भी, वहां वोकैब याद नहीं करनी, यहाँ अपन कर रहे हैं, यहाँ पे वोकैब वगैरह याद नहीं करनी, ना ही लिखना है इनको, ये भूल जाना, पेज फाड़ देना उसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। बस खाली यहाँ पर क्या करना है आपको कि पैसेज पढ़ के उस मीनिंग को समझ के बात खत्म, वो भूल जाओ अगले दिन, और फिर वो ये वाली चीज आपको ग्रामर में भी याद आएगी। अगर आपने रूल नहीं भी पढ़े होंगे तो भी आपके 70% 80% क्वेश्चन ग्रामर के ऐसे बन जाएंगे। एक महीना बस खाली चीज करके देखो, एक महीना, बस एक बार मेरे भाइयों बहनों, बस एक बार, ये आपका इंग्लिश का पूरा हो गया। अब आता है कि जीएस की स्ट्रेटेजी। जीएस में क्या करना है, अब जीएस में बहुत लंबा सिलेबस है, हिस्ट्री है आपकी, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी आ गई, स्टैटिक जीके आ गया आपका, उसके बाद करंट अफेयर्स आ गया। इतने सारे सब्जेक्ट हैं और क्वेश्चन कितने आने हैं, 25 क्वेश्चन, प्री में भी और मेंस में भी। अब क्या करें सर, जीएस तो रैंक बूस्टर है, लेकिन उनके लिए जिनकी कोई रैंक आ रही होती है, अपने तो कोई रैंक भी नहीं आ रही अभी तक, तो हमारे लिए रैंक बूस्टर कैसे हुआ, पहले हम रैंक तो लेके आए, पहले सिलेक्शन तो ले, उसके बाद फिर रैंक बूस्ट होगी। रैंक बूस्टर का मतलब क्या है, कि किसी की कोई रैंक आ रही होती है, लेट्स से 500 रैंक आ रही थी, लेकिन उसको अंडर 10 में आना है, अंडर 100 में आना है, तो उसको जीएस पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसको रैंक बूस्ट करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जीएस को छोड़ दो, लेकिन जीएस को उतनी ही इंपॉर्टेंस दो। जैसे मान के चलो आपके 4 मित्र हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये तीनों बेचारे ठीक ठाक अमीर हैं, ठीक है, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, और ये थोड़ा सा
कम मिल रही है। ठीक है, अब आप यहाँ खड़े हो और इन चारों को नहीं जानते, अब सबने अफवाह फैला दी, ये अफवाह फैला दी कि आप इससे मित्रता करोगे ना, इससे मित्रता, तो आपका प्राइम टाइम शुरू हो जाएगा और आपकी ये हर चीज में हेल्प करेगा, हर चीज में। हो यार, आप यहाँ से देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो हेल्प करने वाला बंदा है वो तो ये है, या फिर ये है, या फिर ये है। ये कैसे हुआ कि जब ये तीनों नहीं रहते ना तब ये हेल्प करता है। अब कितने परसेंट चांस है कि तीनों नहीं रहेंगे? बहुत कम, मैक्सिमम टाइम तो ये तीनों रहेंगे। और अगर मान लो आपने केवल इससे अच्छे संबंध रखे और इसके चक्कर में इनसे थोड़े कमजोर संबंध हुए, तो अगर मान लो आप संकट में फंसे और ये व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया, तो तीनों भी आपके हाथ से चले गए कि नहीं चले? तो मैं आपसे बस के लिए इतना कहना चाह रहा हूँ, जीएस को प्रायोरिटी दो, लेकिन सबसे कम, फिलहाल सबसे कम, जब तक कि आपका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, इनमें 95% स्कोर नहीं आने लगे। क्योंकि जीएस को आप कितना ही तगड़ा कर लो, आपके नंबर आने की गारंटी ऐसी ही है जिसके जैसे उसकी वापस आने की। ठीक है, आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, ऐसे क्वेश्चन इसके। अगर जीएस में सिलेक्शन आपको दिलवाना होगा तो पूछेगा कि आपके मामा जी का नाम क्या है, और अगर नहीं तो पूछेगा कि मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो जीएस शुरू कैसे करना है? ऐसे टॉपिक, दो सब्जेक्ट ऐसे उठाओ जो इंटरकनेक्ट है, जैसे पॉलिटी और हिस्ट्री, इनको खत्म करो लगभग 1 महीने में। ठीक है, किसी भी टीचर का कोर्स ले लिया, मत लो कोर्स, वन शॉट देखो यूट्यूब से। ठीक है, बस खाली इनके पीछे का बैकग्राउंड समझ लो क्या होता है, रट नहीं है बस। और फिर कोई एक बुक ले लो या फिर किसी के क्लास नोट्स वगैरह उठा लो और वहां से पढ़ना शुरू करो। पढ़ना ऐसा नहीं है ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट कर दिया, रटना है सीधा सीधा, सीधा सीधा कहता हूं मैं तो। हिस्ट्री में मान लो आपने मुगल सल्तनत पढ़ा तो लिख लिख के याद करो उसे। लिख लिख के कैसे याद करेंगे? एक बार पढ़ा और उसके बाद लिखा, भले देख देख के लिखो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लिख लिख के याद करना। कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, बुक सामने रखी, मन में थॉट्स चल रहे, अच्छा उसने स्माइल दी थी, और कल उसने मैसेज में बोला था कि तुम मेरी बहुत केयर करता हूँ, इसका मतलब क्या है? सामने बुक रखी है, पढ़ रहा है क्या? मुगल सल्तनत। दिमाग में क्या चल रहा है? अपनी ही रानी की कहानियां। ऐसा नहीं करना है। अपने को पढ़ा, एक पैसेज पढ़ा, जीएस का एक पैसेज पढ़ा, उसको लिखा, बात खत्म। अगले दिन फिर उसको रिवाइज करा। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को पकड़ लेना, फिर बायोलॉजी प्लस फिजिक्स को पकड़ लेना, फिर केमिस्ट्री को। सीक्वेंस यही रखना, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, फिर इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से आते हैं, फिर बायोलॉजी और फिजिक्स से, उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री, फिर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को अभी से मत पढ़ने लग जाना। हर सुबह 8 AM या फिर हर सुबह 6 AM करंट अफेयर्स की 2-2 घंटे की क्लास रखने जा रहे हैं। मेरे बाप 3 क्वेश्चन आने हैं और 2 घंटे इसमें डेली वेस्ट कर रहा, मतलब 6 महीने में 2 घंटे, बताओ कितने हो गए? 30 दूना 60 और 6 8 छंग 48, कितने? 18 छिंकी क्या कह रहा हूं मैं, 18 छिंकी 108, 1080 घंटे इसमें बर्बाद कर दिए। नहीं करना है अपने को। ठीक है, करंट अफेयर्स वही करेंगे जब अपनी एग्जाम डेट आ जाएगी और हमारे पास केवल 2 महीने रह जाएंगे। ठीक है, पढ़ा पढ़ा नहीं पढ़ा, प्रीलिम्स में कोई महत्व है भी नहीं। 3 क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? हमें 80 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन नहीं करने इसके। समझ गए? तो ये जीएस की स्ट्रेटेजी थी। बात सारे सब्जेक्ट की हमने स्ट्रेटेजी देख ली। बाकी आपको कुछ डाउट रहा हो इस सेशन से रिलेटेड या फिर अपनी तैयारी से रिलेटेड, जो भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही हो, आप कमेंट में निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे पेज की आईडी दी हुई है, इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैं वहां पर रिप्लाई करता हूं। या फिर कमेंट में भी अगर आप पूछेंगे तो कमेंट में भी। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आए या फिर कुछ चीजें, यूट्यूब पे कुछ स्पेशल सेशन चाहते हैं एसएससी के, तो वो भी हम आपके लिए करने को तैयार थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।